पुनीता सिंह, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे सरकार की नई और पुरानी सभी योजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लॉ के छात्र छात्राओं से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए बुरी आदतों को छोड़ना होगा और देश का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को सोनीपत की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में मौजूद भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद भारतीय संविधान सभा 24 जनवरी 1950 से संबंधित चित्र का विमोचन किया, जिसके बाद उन्होंने भवन परिसर का निरीक्षण कर लॉ छात्र छात्राओं से बातचीत की, जहां राज्यपाल ने कहा कि इस समय आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी, सभी छात्र छात्राओं को उनके इतिहास को जरूर पढ़ना चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अब जितने हमारे देशभक्त लोग थे, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी की। इन लोगों का भी थोड़ा इतिहास पढ़े। बहुत से लोग हैं, कुछ लोगों का नाम तो मालूम है, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं हरियाणा में, पंजाब में या यूपी में, बिहार में, बाजू राजस्थान में, बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश के लिए त्याग किया, कुर्बान किया। उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं। वैसे लोगों के बारे में भी जानकारी लेना। तो अंत में इतना ही कहूँगा मैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसमें आप लोग इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। वो लोग तो देश के लिए कुर्बानी किया, देश के लिए अपना जान दिया, लेकिन आज हम क्या करना है, हम जान देने का जरूरत है, लेकिन देश का मान बढ़ाने का जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हमेशा दूर रहना और न्याय के लिए काम करें। साथ ही कभी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। शांत मन से पढ़ाई करते हुए अपने देश के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए। भ्रष्टाचार जैसे सोशल इविल्स है, उसे दूर रखना और न्याय बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना, सच्चाई पर चलना और हिंसा प्रवृत्ति नहीं है, अरे वायलेंट नेचर में शांत से पढ़कर नॉलेज देकर हमारे देश के लिए हम भी कुछ करेंगे, ऐसा आप लोग विचार कीजिए। इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि इस कार्यक्रम में लड़की भी काफी संख्या में आई है और हमारे देश ही नहीं हरियाणा प्रदेश की लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं। और इधर किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार एक मुहिम शुरू करने जा रही है, जिसके तहत हर जिले में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर गांव के सरपंचों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है कि प्रदेश का किसान जहर मुक्त खेती करने के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सके।
ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का कृषि विभाग किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है और किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि हरियाणा का अन्नदाता प्राकृतिक खेती को अपनाए, जिससे किसानों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा होगा, जिसके लिए कृषि विभाग अब किसानों को प्रशिक्षण भी देगा और हर जिले में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हर गांव के सरपंचों को बुलाते हुए प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो आगे गांव के किसानों को जागरूक करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के मास्टर ट्रेनर किसानों और सरपंचों को इस बारे में जागरूक करेंगे, जिसका आयोजन हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जहर मुक्त खेती और किसानों की आय को बढ़ाना है, क्योंकि मौजूदा समय में ज्यादातर किसान अपने खेतों में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते हैं, जिससे खेती जहरीली होती जा रही है, जिसका असर सीधे हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। किसानों को प्राकृतिक खेती करने का प्रशिक्षण देने के लिए 1 दिवसीय वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन 13 अगस्त तक चलेगा, जो इस तरह से है। 3 अगस्त को गुरुग्राम और हिसार में, जबकि 4 अगस्त को झज्जर और जींद में इस वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 5 अगस्त को कैथल और करनाल में और साथ ही 8 अगस्त को कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ में कार्यशाला का आयोजन होगा। वहीं 9 अगस्त को नूह और पलवल में, 10 अगस्त को पंचकुला और पानीपत में, 11 अगस्त को रेवाड़ी और रोहतक में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन होगा। वहीं 12 अगस्त को सिरसा और सोनीपत में, इसके अलावा 13 अगस्त को यमुनानगर में 1 दिवसीय वर्कशॉप कार्यक्रम का आयोजन होगा। हालांकि अब किसानों में जागरूकता आ रही है। किसान अब धान और गेहूं की खेती को छोड़कर मक्का, मूंग, हरी सब्जी और बागवानी को अपना रहे हैं, क्योंकि धान और गेहूं की खेती में केमिकल और पानी का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। प्राकृतिक खेती से जुड़ने के लिए किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद विभाग के मास्टर ट्रेनर किसानों को प्रशिक्षण देंगे। वहीं आपको बता दें प्राकृतिक खेती के फायदों के बारे में। प्राकृतिक खेती करने से खर्च कम होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी, साथ ही पर्यावरण में भी सुधार होगा। इसके अलावा फसल में गुणवत्ता आएगी, तो साथ ही फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा और फसल जहर मुक्त होगी। वहीं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से किसानों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए 13 अगस्त तक प्रशिक्षण हर जिले में दिए जाएंगे। सभी गांवों के सरपंचों और किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती से किसान जुड़ेंगे तो इससे न केवल किसानों का खर्च कम होगा, बल्कि आय भी बढ़ेगी। यमुनानगर में कई अधिकारियों के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बैठक की, जहां उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिसकी जानकारी उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान दी है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां उन्होंने किताबों में देरी के लिए जांच के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई गई है। जांच में जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में ऐसे गलती न हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। आने वाले समय में एडमिशन के दिन ही बच्चों को किताबें मिलें, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। देखिए, अब की बार कुछ गलतियां की है विभाग की तरफ से, और मैंने उसकी इंक्वायरी भी कराई थी, और जो लोग दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई करनी, और भविष्य में ये बिल्कुल भी इस प्रकार की गलती ना हो, उसके लिए भी प्रयासरत है। उसमें जो भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा परिवर्तन करेंगे। और मैंने ये कहा है बाहर से कि जब बच्चे का एडमिशन होगा उस दिन बुक्स उसको उसी दिन मिलनी चाहिए, ना कि उसके बाद वो वेट करेगा। तो आगे से हम इसको बिल्कुल ठीक कर देंगे और अब की बार के लिए जिनकी गलती थी उनके खिलाफ कार्रवाई।
हरियाणा में स्कूलों के रखरखाव, सौंदर्यीकरण, चार दीवारी, शौचालयों और पीने के पानी सहित तमाम व्यवस्था करने पर सभी तरह के खर्च का अधिकार अब स्कूल में बनाई गई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को इसलिए ये पावर दी गई है ताकि कमेटी के सदस्य आपस में विचार विमर्श करके खर्च होने वाली राशि और कार्य का फैसला ले सके। इससे पहले ऊपर से ये काम अलॉट किए जाते थे, ठेके दिए जाते थे, लेकिन क्योंकि एसएमसी को स्थानीय समस्याओं और मुद्दों का पता होता है, इसीलिए यह अधिकार एसएमसी को दिया गया है। कि स्कूल में जो भी अति आवश्यक काम है, जैसे स्कूल का रास्ता है, तो हमने फाइल कर दिया कि हरियाणा के जितने भी स्कूल है सभी के रास्ते में एक साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरा चार दीवारी है, मैक्सिमम तो है ये काम, लेकिन कुछ स्कूल फिर भी रहते हैं मालूम, तो हमने कहा कि स्कूल का रास्ता चार दीवारी वो कंप्लीट करेंगे, सब उसकी जिम्मेदारी देखिए। और उसके साथ ही शौचालय है कि शौचालय कहीं ऐसा टूटा फुट्टा तो नहीं है या है ही नहीं, अगर है तो अच्छा नहीं है, तो वो एक बढ़िया शौचालय बननी चाहिए। पीने के पानी की व्यवस्था वो ठीक से होनी चाहिए स्कूल में। स्कूल में ड्यूल डेस्क है वो कंप्लीट होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा अगर कोई कमरा खराब है उसको ठीक करना, रिपेयर करना उसको। अरे यदि कम है कमरे और बच्चे ज्यादा हैं तो अगर उसकी जरूरत है तो वो भी, इसका सारा का सारा काम एसएमसी को देने दे रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा के करनाल और जगाधरी ब्लॉक में एक नया पायलट प्रोजेक्ट लाया गया है, जिसमें स्कूलों में सौंदर्यीकरण, चार दीवारी, रास्ता, शौचालय, पीने का पानी, ड्यूल डेस्क, कमरे की मरम्मत जैसे सभी कार्य करवाए जा रहे हैं। इन दोनों स्थानों पर ये राशि एसएमसी की ओर से खर्च की जा रही है। अगर दोनों ब्लॉकों में इस प्रोजेक्ट के अच्छे परिणाम हुए तो साल के अंत तक ये योजना पूरे प्रदेश में लागू करके एसएमसी को ये अधिकार दिया जाएगा। अभी हमने 2 पायलट प्रोजेक्ट मारे हैं, 2 जगह, 2 जो हमारे एजुकेशन ब्लॉक है, एक जगाधरी और एक करनाल। हम 2 में कर रहे हैं। करनाल में हम ड्यूल टैक्स का कर रहे हैं, हमने पैसा सारा एसएमसी को दे दिया, एसएमसी ने अपने आप वो खरीदने शुरू कर दिए। और आने वाली 5 तारीख को, यानी कि अभी 3-4 दिन के बाद ही वो काम सारा कंप्लीट कर लें। मैं आपको दिखा भी दूंगा, वो उन्होंने सारे ड्यूल टैक्स खरीद लिया। और दूसरा इसका जगाधरी का है, तो इसमें जितना भी सिविल वर्क है वो सारा, जैसे जो मैंने आपसे बताया, सारा सिविल वर्क जो है हमने उनसे कहा कि एसएमसी के माध्यम से सारा पूरा, उसमें उन्होंने 10 तारीख दे रखी है कि 10 अगस्त तक हम सारा कंप्लीट कर देंगे। उसमें केवल उनको जो जैसे कोई कमरा बनाना, तो कमरा तो नहीं बन सकता जल्दी, तो उसको छोड़ के जो छोटे काम है, जैसे रास्ता बनाना है, चार दीवारी करनी है, उसका ब्यूटिफिकेशन करना है स्कूल का, तो ये सारे के सारे काम हमने उनको दिया है कि 10। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि भारी मात्रा में हरियाणा के स्कूलों के लिए ड्यूल डेस्क खरीदे जा रहे हैं, जिसकी लागत करीब 200 करोड़ रुपए आएगी, क्योंकि प्रदेश के सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की बैठक के लिए हमने कृषि, फसल और विविधीकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक से पहले की तैयारियों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में प्रदेश के बड़े प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि देश कैसे आगे बढ़े, इसके लिए समय समय पर नीति आयोग बैठक में योजना बनाता है। इसी दिशा में हर प्रदेश अपना विचार करता है और इसी को लेकर आज ये बैठक की गई। मित्रों, आज जैसा हमको मालूम है कि नीति आयोग एक संस्थागत व्यवस्था अपने देश में पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही है। हर वर्ष नीति आयोग की एक बड़ी विस्तृत बैठक होती है। उस बैठक से पूर्व हम लोग तैयारी की एक बैठक करते हैं, तो आज उसी प्रकार से विभिन्न विभागों के साथ मिलकर हमने चर्चा जो की है, नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को
हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बार की बैठक के लिए हमने कृषि फसल विविधीकरण पर चर्चा की है। साथ ही उन्होंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिले, इस पर भी चर्चा हुई है। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के जरिए किसानों की आय कैसे दोगुनी की जाए, इस पर भी विचार विमर्श हुआ है। मुख्य रूप से उसमें पहला क्षेत्र है कृषि। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर कर। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लेकर बैठक में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। केंद्र ने 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। हम 2025 तक नई शिक्षा नीति प्रदेश में लागू करेंगे। केजी टू पीजी के अलावा स्कूली बच्चों को तकनीक से जोड़ने के लिए टैबलेट वितरण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और हरियाणा सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड से जोड़ा गया है। सिर्फ इंग्लिश में होने वाले कुछ कोर्स को हिंदी में शुरू किया गया है। दूसरा विषय उसके अंदर शिक्षा का है। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। केजी टू पीजी ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज है जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे, उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। स्कूली बच्चे, इसमें भी हमने शिक्षा की जो व्यवस्था, टेबलेट्स बांटने की मैंने व्यवस्था की है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा सीबीएसई उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने आज विचार किया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्वास्थ्य और शहरी निकाय के मुद्दों पर भी बैठक में चर्चा हुई। स्वास्थ्य के मामले में हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि अर्बन लोकल बॉडीज को लेकर भी चर्चा हुई है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और ज्यादा बेहतर हो, लोगों की सुविधाओं को कैसे अच्छी की जाए, खास तौर पर ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ नागरिकों का जीवन सरल सुगम बने, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ है। अर्बन लोकल बॉडीज, उसमें भी कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अच्छा हो, वहाँ के लोगों की सुविधाएं कैसे अच्छी बढ़ें, खास करके ईज ऑफ लिविंग की तरफ हम आगे बढ़ें। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल सुगम और ये कैसे बने, इसके लिए हमारे जो आईटी के उपयोग हैं, हमारा जो टेक्नोलॉजी की जो व्यवस्थाएं हैं, ये सब भी हम लोग वहाँ रखेंगे। उसकी हमने तैयारी की है। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण विषय जो हमारी इनोवेशन है वो है परिवार पहचान पत्र। इसके भी सारे विषय हम उसमें आगे रखेंगे। सीएम ने कहा कि नीति आयोग ने नई इनोवेशन की सूची में हमें तीसरा स्थान दिया है। उसमें नीति आयोग ने हरियाणा की काफी सराहना की है। और आपकी जानकारी के लिए अभी जो नीति आयोग ने इनोवेशन के ऊपर जो रैंकिंग जारी की है, हरियाणा उसमें पहले 6 नंबर पर था और 3रे नंबर पर आ गया है। हमने एक छलांग लगाई है, तो उसमें भी हमें नीति आयोग ने काफी सराहना दी। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को रोजगार के साथ साथ स्किलिंग बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि नीति आयोग ने निजी संस्था CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को झुठलाया है। नीति आयोग के मुताबिक केवल 8% हरियाणा में बेरोजगारी दर है। खास करके शिक्षा में हायर एजुकेशन के लोगों को हम रोजगार कैसे दे सकें, स्किलिंग के कोर्सेज करा करके उनको कैसे आगे बढ़ा सकें, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। क्योंकि हमारे यहाँ जो गरीब लेबर है उस प्रकार की कोई समस्या ज़्यादा नहीं है। अब हमारे यहाँ शिक्षा का अच्छा स्तर होने के बाद पढ़े लिखे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिले। क्योंकि जिससे रोजगार की बात आती है, पहली बात तो आज नीति आयोग ने भी ये बताया है कि जो आपके CMI के डाटा हैं वो सब गलत हैं और सेंट्रल जो हमारे जो एजेंसीज हैं उन एजेंसी के माध्यम से जो डाटा है वो सारा ठीक मिलता है। नीति आयोग ने आज हमको कहा है कि हमारे यहाँ लगभग 8% जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है।
इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ एक बड़ा प्लान हमने बनाया है। ग्राउंड लेवल तक हमारा नशे के खिलाफ कमेटी बनाने का काम जारी है। नशा एक राष्ट्रीय समस्या जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये समस्या सभी के सहयोग से ही खत्म होगी। हरियाणा में भी हमने इसका एक बहुत बड़ा प्लान बनाया है, उसकी एक टास्क फोर्स बनाई है और ग्राम लेवल तक की समितियां उसमें बनाई गई हैं कि हम नशे के खिलाफ इस मुहिम को कैसे चला सके, क्योंकि एक राष्ट्रीय समस्या है ये, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में है और चाहे उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में उस दिन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर को लेकर के सारे विषय थे। तो ये कोई बाउंड्रीज के साथ ये समस्या घिरी हुई नहीं है, इस बाउंड्री लेस ये समस्या है। सब लोग हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मुमकिन कार्य कर रहे हैं और हरियाणा सरकार के इसी प्रयास की तारीफ केंद्र सरकार भी समय समय पर करती रहती है। हरियाणा में पर्यावरण को बचाने की दिशा में मनोहर सरकार हर मुमकिन प्रयास कर रही है, जिसके तहत पर्यावरण को लेकर सुधार करने के साथ साथ तालाबों का जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। और इसी दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में सोनीपत के नहरा गांव में इस अमृत सरोवर योजना का आगाज किया, जिसके तहत पहले चरण में 1800 तालाबों का सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार पर्यावरण को बचाने जैसे अहम मुद्दों पर गंभीर प्रयास कर रही है, क्योंकि सीएम मनोहर लाल खुद पर्यावरण को बचाने में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश में पर्यावरण को बचाने की दिशा में खूब काम हुआ है, जिसके बाद वन क्षेत्र में करीब 1.25% की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा समय की बात करें तो प्रदेश में इस समय 7.14% वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र को करीब 20% करने का लक्ष्य मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्धारित किया है। इस कड़ी में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में जहां ऑक्सीजन स्थापित किए गए हैं, वहीं प्रदेश के 1650 तालाबों का सुधारीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा। धार्मिक महत्व के तालाबों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और 1 एकड़ से ज्यादा वाले 75 नए तालाब बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार अमृत सरोवर योजना के तहत हरियाणा में 900 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। गौरतलब है कि हरियाणा नाम ही हरी और हरियाली का प्रतीक माना जाता है, मगर पर्यावरण के नजरिए से हरियाणा में स्थिति काफी चिंताजनक रही है। इस चिंताजनक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दिशा में कई पहलकदमियां की हैं, जिसके तहत सरकार की ओर से सभी प्रदेश के जिला मुख्यालयों में 5 से 100 एकड़ में ऑक्सीजन स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश में लाडो की बगिया योजना शुरू की गई है। कुरुक्षेत्र के करीब 148 तीर्थ स्थलों में वन लगाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने 75 साल से ज्यादा उम्र के पेड़ों की देखभाल करने वाले लाभार्थियों को 2500 रुपए वार्षिक पेंशन देने की अनूठी योजना शुरू की है। नर्सरी से मनपसंद पौधा लेने के लिए वन विभाग की ओर से ई पौधाशाला ऐप लॉन्च किया गया है। तो प्रदेश में 70 से ज्यादा नए हर्बल पार्क स्थापित किए गए हैं। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार की ओर से तालाबों के सुधारीकरण का जिम्मा उठाया गया है। इसके तहत सभी तालाबों के किनारे चबूतरे बनाए जाएंगे और इन्हें पक्का किया जाएगा, जिनके किनारे पर पीपल, बड़ और नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। अभी इसी साल 1 मई को सोनीपत के नहरा गांव में इस अमृत सरोवर योजना का आगाज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया था और इस अमृत सरोवर योजना के पहले चरण में प्रदेश के 1800 तालाबों का सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण किया जाएगा। हर जिले से 75 तालाबों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। खास बात यह है कि 15 अगस्त 2023 तक इस योजना के पहले चरण में अन्य जोहड़ शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में 4000 से ज्यादा रिचार्ज बोरवेल लगाए जाएंगे, जो बारिश के पानी और अन्य वेस्ट पानी को धरती के भीतर पहुंचाने का काम करेंगे। इससे पहले प्रदेश में 750 रिचार्ज बोरवेल लग चुके हैं।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर ही ग्राम पंचायतों की करीब 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% यानी करीब 80,000 एकड़ भूमि पर ऑक्सीवन लगाए जाने की योजना शुरू की गई है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थों में पंचवटी वाटिका बनाने की पहल भी की गई है। पौधों की जानकारी देने, पौधे उपलब्ध करवाने, नर्सरी मैनेजमेंट के लिए सरकार ने विशेष तौर पर हरियाणा वन प्रबंधन सूचना प्रणाली शुरू की है। जाहिर है कि पर्यावरण को लेकर मुख्यमंत्री की मनोहर पहल एक सकारात्मक शुरुआत है। इस समय हरियाणा में करीब 1559 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जो 1991 में 1673 वर्ग किलोमीटर था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण को लेकर मनोहर लाल की ओर से किए गए प्रयासों की बदौलत हरियाणा में रिकॉर्ड 1.25% वन क्षेत्र बढ़ा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पर्यावरण एक गंभीर मुद्दा है। पहले लोग पारंपरिक सहयोग से तालाब खोदते थे, लेकिन काफी समय से लोगों की तरफ से तालाबों को साफ सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ये प्रदूषित हो गए। तालाबों का पानी ओवरफ्लो होने लगा है, लेकिन अब हमारी सरकार ने इसको ठीक करने का बीड़ा उठाया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में 18,000 तालाब हैं, जिनमें से 4,000 में सिर्फ बरसाती पानी एकत्रित होता है। 6,000 तालाबों में गंदा पानी भरा रहता है, उसे स्वच्छ किया जाएगा। मसलन प्रदेश के ऐतिहासिक तालाबों को तीर्थ स्थल मानते हुए इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। पर्यावरण के नजरिए से भूजल भी एक कुदरती उपहार है। भूजल बचाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पहल पर मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत ही यहां धान की बजाय दूसरी फसल बोने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं इसी के साथ भूजल बचाने को लेकर सरकार ने डार्क जोन में आने वाले 10 खंडों में रिचार्ज वेल लगाने की योजना भी शुरू की है। मेरा पानी मेरा विरासत और इन दोनों योजनाओं को सिर चढ़ाने के लिए बजट में विशेष तौर पर 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।